ए बैज गोरी हमर मिथिला में टूट तो गुमान सहरसा जिला में बेगूसराय के छोरा ने छोड़ तो कहतो जने ना मिला ले सीतामढ़ी सवक कटिहा गे गोरी तोरा दो देबो गोरी कहबे तू चंदा उतार। बहुत सारे स्टेज पे से मुझे भगा दिया गया। सुनर बड़ साड़ी में हमर मिथिलानी स्टेज के पीछे रो रहा था। सपना में हमरा कना दलिए इस मांडे जी मैं सब साथ साथ स्ट्रगल करते थे उनका। अहि के शरण में लूना हाँ 500 से ऊपर मैंने गाना गाया है। सारा गाना भी गाया कल्पना जी के साथ। कुछ दिन तक काम किया निरहू सब जी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं बिरजू कुमार, स्वागत है आपका स्टोरी ऑफ रियल हीरोज में। दोस्तों आज के पॉडकास्ट में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मैथिली सुप्रसिद्ध गायक राजीव रंजन जी। तो आइए इनसे संवाद के जरिए इनके जीवन काल और अनुभव को नजदीक से देखने और समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार राजीव रंजन जी, आपका स्टोरी ऑफ रियल हीरोज में बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के जितने भी श्रोता हैं सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा स्नेह। राजीव रंजन जी, आपके जीवन में गायकी का जब से आगाज हुआ है तब से लेकर के अब तक की जो आपकी जर्नी रही है हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ साझा करें। जी जी बिल्कुल। जहाँ तक गायकी की बात है तो गायकी तो मैं बचपन से करता हूँ। जब मैं छोटा था तभी से मैं गाने का शौकीन था और गाना गाता था। और जब थोड़ा बड़ा हुआ तो जैसे हिंदी गाने ज़्यादा मैं सुनता था और उसको फिर सुन के फिर गाता था स्कूल कॉलेज। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके बाद मैं 10th का एग्ज़ाम दिया तो फिर पापा बोले कि तुम्हारा जिस चीज़ में रुझान है तुम वही करो। तो फिर मैं यहाँ से बोला ठीक है वो तो ठीक है करूँ, लेकिन क्या करूँ, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था। तो पापा बोले कि किसी अच्छे घराने से जो है संगीत की शिक्षा लो, क्योंकि कोई भी घर अगर बनता है तो उसकी नींव, घर की नींव होती है, उसका जो बेस जो होता है जी जी, तो उसके लिए जो है सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ ये नहीं कि तुम बहुत बड़ा शास्त्रीय गायक बन जाओ, लेकिन ज़रूरी है सीखना। तो फिर पापा जो है शुरू से ही पापा भी मेरे गीत गज़ल लिखते हैं और यानी पृष्ठभूमि आपकी रही है। जी 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 जी। और मेरे पापा बहुत पहले से ही उनका बहुत सारा किताब भी आ चुका है, तो कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट जो है हमेशा मेरे पे रहा है और वो सपोर्ट करते रहे। तो फिर पता किए वो अच्छे अच्छे घराने, कोलकाता में भी बहुत अच्छे अच्छे घराने थे संगीत के, बनारस में भी थे। तो फिर मैं बनारस गया, बनारस में 7 साल 8 साल वहाँ पे रहा। तो फिर ऐसे ही जर्नी शुरू वहीं से। और आपने भोजपुर इंडस्ट्री में भी गए? जी, जब मैं बनारस गया तो उस टाइम तो जैसे खेसारी लाल यादव जी या पवन सिंह जी कोई नाम नहीं था उनका, बस हाँ वो क्षेत्रीय गायक, जैसे मैं अभी क्षेत्रीय गायक हूँ, मुझे क्षेत्र के लोग जानते हैं जी, वहीं तक वो लोग सीमित थे। और खेसारी का तो कहीं भी नाम, खेसारी जी का नाम नहीं था। पवन सिंह का थोड़ा बहुत नाम था। मुझे याद है जब मैं एडमिशन करवाया था बी म्यूज़ में, जब बनारस गया था तो वहाँ पे एक पार्क में मैं बैठा था। तो वहाँ पे जब कुछ लोग होते हैं बूढ़े बुजुर्ग, बेटा क्या करते हो, क्या, मैं बताया कि ऐसे ऐसे। तो बोले कि कोई गाना गाओ, तो मैं उनको गाना सुनाया। तो वो बोले कि ये गाना कौन सा है, ये तुम्हारा गाना है? बोला मेरा गाना नहीं है, ये एक गायक है पवन सिंह जी, अच्छा गाता है। जबकि बनारस में पवन सिंह को उस टाइम कोई नहीं जानता था। पवन सिंह का गाना मैं गाया था, 2 लाइन भक्ति गाना था, और बाकी गाना गाने के लिए तो बहुत सारा गाना। मैं माहौल और जो वहाँ का एटमॉस्फेयर था उसको एब्जॉर्व करके मैंने सोचा कि ये गाना सही रहेगा, तो उस टाइम वो गाना मैंने उनको सुनाया जी। तो कैसा लगा था उनको? अच्छा लगा था, उनको अच्छा लगा था। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि पवन सिंह को कोई जानता नहीं था उस टाइम। उसके बाद तो फिर पवन सिंह, आज पवन सिंह है खेसारी लाल। मिथिला इंडस्ट्री में कैसे एंट्री किया आप? मिथिला इंडस्ट्री में देखिए कहीं ना कहीं मैं उसके बाद जब भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं काम किया, कुछ दिन तक काम किया निरहू सब जी के साथ। अच्छा जी जी, उन लोगों के साथ मैंने स्टेज शेयर किया, एंकरिंग करता था, क्योंकि उनका जो गायकी है बिरहा वो सब तो मैं गा नहीं सकता। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा पर्सनैलिटी को लेके मैं तो एंकरिंग वगैरह सब करता था, और लाखों लोग के बीच में जो है, तो वहीं से भोजपुरी इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी मेरे साथ। उसके बाद बहुत सारा गाना भी गाया कल्पना जी के साथ, कल्पना पटवारी जी के साथ, और बहुत सारे भोजपुरी के गाने मैंने गाए जो मेरे आवाज़ में फिल्माया गया। बाद में आवाज़ मेरा हटा के फिर दूसरे सिंगर का आवाज़ उसमें डाला गया। यही होता है, स्ट्रगल था उस टाइम।
तो फिर कहीं ना कहीं मुझे ये सब ख़राब लगा कि यार इतना मेहनत करता हूँ, गाता हूँ, उसके बाद फिर मेरा आवाज़ हटा दिया जाता है। कहीं ना कहीं अंदर से जो है इतना मतलब जो है मैंने इतना टाइम बर्बाद किया, 5 साल 8 साल 7 साल और बचपन में जो बर्बाद किया वो तो किया, पढ़ाई लिखाई तो जो है वो है, लेकिन जो है मन लगता था इसी में बचपन से ही। जैसे आज मेरा ये एवे जो गोरी मेरा हिट हो गया, लोग कहते हैं कि बहुत जल्दी आए, बहुत जल्दी हिट हो गया, लेकिन इसके पीछे मेरा 30-32 साल का मेहनत है, तब जाके हिट हुआ। ऐसे हिट तो नहीं हो जाता कोई भी चीज़। तो लोग ये नहीं समझते हैं, वो समझते हैं कि तुरंत आया तुरंत और हिट हो शायद गया। आज पहली बार होंगे कि आपके बारे में भली भांति जान जी। पाएंगे, समझ पाएंगे आपको। जी। आपने भोजपुरी इंडस्ट्री को कितना समय दिया था? तकरीबन 3-4 साल रहा मैंने उसमें। रितेश पांडे जी मैं सब साथ साथ स्ट्रगल करते थे। उनका उस टाइम अच्छा, एक गाना आया था करुआ तेल करके। हाँ हाँ तो करुआ तेल उसके बाद वो हिट हो गया, उनका गाना हिट हो गया। भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या है, अगर कोई भी गाना आपका एक गाना हिट होता है तो आप सुपरस्टार हो जाते हैं, आपका वैल्यू बढ़ जाता है। क्योंकि उस समय कैसेट का जमाना था, तो बिल्कुल, रियल बिल्कुल, टैलेंट ही हाँ, बाहर हाँ, आता था। बिल्कुल बिल्कुल, कैसेट का ज़माना था और मैं कैसेट के ज़माने से ही काम कर रहा हूँ। हाँ, कभी इन्वेस्ट नहीं किया, इसीलिए इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि मेरा मानना जो है, सबका अपना अपना एक होता है। तो मेरा जो मानना है कि यार एक तो 5-7 साल सीखा हूँ, लोग डॉक्टर इंजीनियर बनने में जितना खर्चा करते हैं, मेरे पापा उतना मेरे पे खर्चा किए हैं, ऊपर से मैं पैसा लगा के गाना गाऊँ, इससे अच्छा गाना ना गाऊँ। गाना इससे अच्छा कहीं नौकरी वोकरी करूँ, लेकिन पैसा लगा के गाना नहीं गाऊँगा, ये मैंने प्रण किया था। पैसा लगा के गाना चाहता तो मैं गा सकता था, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं था, पैसा मतलब था, गा सकता था, लेकिन एक होता है अंदर से नहीं गाऊँगा नहीं, भले ही मुझे गाना मिले, मेहनत करूँगा, चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री हो, हिंदी इंडस्ट्री हो। हाँ, मैथिली के बारे में मैंने सोचा नहीं था क्योंकि बचपन से ही हम लोग मैथिली से थोड़ा सा दूर रहे हैं, लेकिन मैथिली ने मुझे बहुत कुछ दिया है, स्नेह प्यार आशीर्वाद, और मुझे जो भी लोग आज जानते हैं तो मैथिली की बदौलत जानते हैं। आपने इतने समय भोजपुरी इंडस्ट्री को दिए, तो क्या अनुभव जो है गेन किए, क्या फीडबैक देना चाहेंगे जो नए कलाकार जा रहे हैं या फिर जा चुके हैं और स्ट्रगल ही कर रहे हैं, तो कैसा फीडबैक रहेगा आपका? जी बिल्कुल, स्ट्रगल तो देखिए ज़िंदगी ही स्ट्रगल है, स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है, चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री हो या मैथिली इंडस्ट्री हो, स्ट्रगल हर जगह है। लेकिन एक चीज़ है, जहाँ भोजपुरी में मैंने देखा कि एक होता है टांग खींचने वाला, तो वो मुझे लगा कहीं ना कहीं अगर मैंने छोड़ दिया, वहाँ पे इरिटेट हो गया मैं, तो वहाँ से मैं दूर हटा तो कहीं ना कहीं मुझे इरिटेशन हो गया। उसके बाद मैं 7-8 साल हारमोनियम को हाथ भी नहीं लगाया कि नहीं मैं अब छूँगा नहीं, मुझे कोई मतलब ही नहीं है संगीत से, मुझे संगीत करना ही नहीं है। ऐसे करके अब मैंने नहीं छुआ, ना ही अभी तक नहीं छुआ हूँ। जब मतलब तकरीबन 2 साल पहले तक जो है मैं एकदम दूर हो गया, मुझे कुछ करना ही नहीं है। फिर मुंबई गया, तो मुंबई में भी जो है होटल वगैरह सब में शो वगैरह सब करता था और उसी से फिर रोजी रोटी जो अपना है मैं जो वहीं से गुजारा हुआ। उसके बाद लॉकडाउन आ गया, मैंने मुंबई में रहा, उसके बाद लॉकडाउन में हम लोग आ गए गाँव। जी, लॉकडाउन से पहले ही आया था मैं, 15 दिन का छुट्टी लेके आया था कि वापस मैं जाऊँगा वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद लॉकडाउन हो गया, ट्रेन व्रेन सब बंद हो गई। गौतम जी मेरे गांव के हैं, डीजे गौतम नाम से उनको सब जानते हैं, तो कहीं ना कहीं मैथिली इंडस्ट्री में उनका बहुत बड़ा सहयोग है और मेरे लिए जो है कहीं ना कहीं वो एक वरदान के रूप में साबित हुए। और जब मैं घर पे था तो वो एक दिन आए, बोले कि एक चैनल बनाता हूँ मैं, बनाया हूँ, आप आइए उस पर गाना गाइए। उनको पता था कि मैं गाना वाना गाता हूँ, फिर मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी तो बैठा ही हूँ और लॉकडाउन में तो कहीं जा नहीं सकते, तो आप तो मेरे गांव के हैं, बगल में घर है, आराम से। क्योंकि कई लोगों ने इसे अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया लॉकडाउन। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जैसे क्या है कि लॉकडाउन में पुलिस वाले सब डंडा भी मारते थे, अगर बाहर कहीं मिलते तो। गाँव है तो गली से जाता था, गली से आ जाता था। उनका भी स्टूडियो उस टाइम नहीं था, ऐसे ही चौकी पे बैठ के या बेंच पे बैठ के बोरा टांग के, होता है बोरा एक होता है जिससे नॉइज़ मतलब जो है कैंसिलेशन, तो बोरा टांग के चौकी पे बैठ के, जैसे मैं एक बार जैसे गा देता था ना जोश में, रिटर्न नहीं आया। हाँ नहीं तो जोश में गा देता था, चौकी 4 बार चूचा करता था। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा सा गौतम जी कहते थे थोड़ा सा कम हिल जाता है, तो मतलब इसमें तो ऐसे शुरुआत हुआ जो है गाने का, वहीं से शुरुआत हुआ। बहुत सारा गाना डीजे गौतम प्रोडक्शन पे मेरा है। कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो इसी सिलसिले में जब आप मिथिला इंडस्ट्री में आए तो आपका सबसे चर्चित गानों में से एक है एवे जे गौरी हमार मिथिला में, इसने आते ही तहलका मचा दिया। तो हम चाहेंगे कि आप इसके मुखरा और अंतरा गुनगुना दे और ठीक उसके बाद इसके पीछे की जो कहानी है शुरू से लेकर के लास्ट तक वो भी बयां कर दें। जी बिल्कुल, मैं मैथिलान संगेश जी का ये रचना है और म्यूजिक दिए हैं गौतम जी, और मेरे आवाज़ में आप लोग सुने बहुत सारा प्यार आशीर्वाद भरपूर प्यार मिला है। जी, मैं
आपको सुनाता हूँ। ए बैज गोरी हमर मिथिला में, टूट तो गुमान सहरसा जिला में, बेगूसराय के छोरा ने छोड़ तो कहतो जने ना मिला ले, सीतामढ़ी सड़क कटिहा गे गोरी तोरा दो देबो, गोरी कहबे तू चंदा उतार तोरा दो देबो, दरभंगा संगे संग बिहार जे चाही तोरा दो देबो। मेरा कोई भी गाना जो हिट होता है उसका अंतरा ही हिट होता है और मुखड़ा बाद में लोग सुनते हैं। अच्छा। एक कहानी है, एक प्रोग्राम था, ऑर्केस्ट्रा टाइप का प्रोग्राम था, मुझे वीडियो कॉल पे लोग दिखा रहे थे। वहाँ के आदमी थे, वो बोल रहे थे कि एबे जो गोरी हमारे मिथिला में बजाओ, और वो बजाता था। वो कहता था गोरी कहवे तू चंदा उतार तोरा दे देबो। वो बोलता था बंद करो, मुझे बजाओ एवे जो गोरी हमारे मिथिला में। मतलब इस पूरी तरह से पता नहीं था। नहीं, ये गाना का ही अंग है। हाँ, वो एकदम सुनना है उसको तो एवे जो गोरी हमारे मिथिला में। 10 बार बजाया, मैं वीडियो कॉल पे देख रहा हूँ। वो सीधे बोले बाजा फोड़ फाड़ दूंगा, तुम लोग को मैं एकदम से नीचे उतार के मारूंगा, नहीं तो एवे जो गोरी बजाओ। ऐसा वो अंदर तक चला गया था और उसको भली भांति लोग रिलेट कर पा रहे थे। लोग यही समझते थे कि गाने का मुखड़ा ही है एबे जो गोरी हमारे मिथिला के, जबकि इसका मुखड़ा है गोरी कहवे तू चंदा उतार तोरा दो देबो, ये अंतरा है। और मेरे गाने का जो भी गाना हिट होता है उसका अंतरा ही हिट होता है। जी, तो इस गाने को हम चाहेंगे थोड़ा लंबा खींचिए अगर आप चाहें तो। जी, इसका दूसरा अंतरा मैं गुनगुनाता हूं। बिल्कुल। भागलपुरी सिल्क के लहंगा दिए बो, मुजफ्फरपुर लाली ठोर सजेबो, भागलपुरी सिल्क के लहंगा दिएबो, मुजफ्फरपुर लाली ठोर सजेबो, समस्तीपुर जाकर बालिया झुमका रानी तोरा हम दिएबो, लेबे हीरा के हार उधार गे गोरी तोरा दो देबो, गोरी कहबे तू चंदा उतार तोरा दो देबो। और लास्ट अंतरा में जो है मुझे शौक था बचपन से कि मैं अपने गांव का नाम कोई भी गाना है तो उसमें मेंशन करूं। जी, तो मुझे बचपन से शौक था और सब मैं प्लान करके एक गाना का मैं बताऊंगा टोटल आपको। तो मैं अपना ये लास्ट अंतरा है जिसमें अंकेश जी, गौतम जी और मेरा भगत जी का सबका नाम मैंने मेंशन किया था इसमें। तो वो है ऐसे। अंशक गप सुने कनी जाना, राजीव गौतम नहीं सुनतो बहाना, भगत जी के मीठा पान खुएबो, दका इलायची के दाना, भाया डुमरी के सुपौल बाजार घुमेले तोरा जेबो, गोरी कहबे तू चंदा उतार तोरा दो देबो। इसका जो म्यूजिक था गौतम जी ऑलरेडी बना के रखे हुए थे, और जब मैं स्टार्ट किया था गौतम जी के यहाँ पहला मेरा फर्स्ट सॉन्ग था गुड़िया कमर हिला ले। ये पहला गाना नहीं था? पहला गाना नहीं था ये नहीं था। हाँ, इससे पहले मैं 10-15 गाना गा चुके थे। और इससे भी पहले मेरा गंगा कैसेट पे एक गाना था, वो ऐसे ही अनजान में जैसे वो रिलीज कर दिया, वो भी मिलियन में मेरा गाना था, हिट हो गया था। लेकिन मुझे पता नहीं कि वो गाना हिट है और इतना व्यू चला गया, वो मुझे 5-6 साल के बाद पता चला। 5-6 साल के बाद कैसेट में हिट हुआ होगा फिर तो। कैसेट के, क्योंकि उस समय तक तो कैसेट ही चलते थे। नहीं, वो यूट्यूब पे चढ़ाए थे, वो तकरीबन 2016 नहीं 16 नहीं 10-12 के बाद। तो ये शहरी लेवल पर चला होगा, ग्रामीण क्षेत्र में यूट्यूब उतना यूज 2010 जी ग्रामीण क्षेत्र में। हाँ, इसलिए शायद आपको नहीं पता चला। जी मुझे पता नहीं चला एक्चुअली, मैं इससे दूर हो गया था। वो मैंने गंगा कैसेट के लिए पर्सनल गाया नहीं था, ऐसे ही गौतम जी का दुकान था, उसमें उनके चाचा जी बैठते थे, तो हाथ वाला मैं कीर्तन वाला होता है उसमें लेके ऐसे ही गा दिया, जान बन लियो गोरी तब किया भूल ली। तो गंगा कैसेट वाला वो लिया, फिर उसको रिलीज किया, और रिलीज करने के बाद मुझे 5-6 साल के बाद पता चला इतना व्यू चला गया। इस बनारस में जब था तो एक फिल्म आया था पवन सिंह का, उसमें जो है मतलब एक गाना था, पवन सिंह और मनोज तिवारी रवि किशन संगे आ जाए, ऐसे करके। जो पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन उस समय का भोजपुरी का स्टार था, पवन सिंह कुछ नहीं था, आज पवन सिंह है। तो मेरे दिमाग में था कि इस तरह का कुछ लाया जाए अपना मिथिला में, से अपने मिथिलांचल का जो भी जिला है और जो जिला का जो खासियत है वो चीज़ इस गाने में लिया जाए, और फिर इसको जो है
गाया जाए। बाकी हिट होना ना होना, हम लोग मेहनत करते हैं सभी गाने पे, सभी गाने हिट होंगे, लेकिन सभी गाने हिट नहीं होते, मेहनत तो करते हैं। तो मैं सोचा कि चलो ऐसे ही, मैं अंकेश जी को मैटर बताया, ऐसी ऐसी बात है। और ये मैटर मैं अंकेश जी को उसी दिन नहीं बताया था, बहुत पहले से ही पता था। मैं उनको बोलता था कि ऐसा ऐसा बात है, मुझे गाना ऐसा चाहिए और इसी थीम पे चाहिए, लेकिन म्यूजिक क्या रहेगा पता नहीं। मुझे म्यूजिक मिल गया, फिर मैंने उनको बोला कि ऐसा है, आप इस गाने को, जो मेरा थीम है, इस पे इसको आप क्रिएट कीजिए, इसको बनाइए, लिखिए। तो फिर उन्होंने लिखा। उसके बाद जो है जब गाने के लिए गया तो गौतम जी जो है रिकॉर्ड कर रहे थे, वही माइक भी जैसे क्या होता है देखिए, बहुत अहम भूमिका होता है जो भी रिकॉर्डिस्ट होते हैं या जो मिक्सिंग करते हैं, तो साक्षात भगवान के समान जादू होता है उनके हाथ में, या भगवान का आशीर्वाद समझिए। तो वो गाना एकदम वही 1200-1500 वाला माइक 1500 का माइक जी था। जी जी। और बाहर छत पे किए थे रिकॉर्ड शायद। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही बोरा सब टंगा हुआ हाँ, था। हाँ। उसी पे जैसे मैं गाता था, ए बेज गोरी, तो चौकी 4 बार 5 बार चौको मारता था। हाँ हाँ, तो गौतम जी चोंच, बोलते हाँ। थे थोड़ा सा, तो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर करके वो गाइए ना, तो चौकी हिलता है। तो फिर मैं चौकी पे कम बल दे के अपना बैठ के हल्का सा पैर पे, लेकिन मैं गाता था उसी अंदाज में, जो अंदाज है वो अंदाज है, क्योंकि उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता था मैं। बाकी गौतम जी बहुत खूबसूरत उसको बनाए, बहुत अच्छे से उसको मिक्स किए। और उसके बाद लास्ट अंतरा जब मैं गा रहा था, अंशक गप सुने कमी जाना, इसमें भी जो मैं बहेरा धरोड़ा बेनीपुर सब का नाम दिया था। तो फिर भगत जी भी वहाँ पे आ गए और गौतम जी भी थे, बोले इसमें मेरा नाम जोड़ दीजिए। मैं बोला अच्छा ठीक है। फिर अंकेश जी को कॉल किया तो आ गया, भगत जी के मीठा पान खुए वो। तो तीसरा अंतरा जब रिकॉर्ड करना था तो यही मौसम था, बारिश बहुत तेज, और टीन वाला जो होता है ना चदरा, एलिवेशन, हाँ हाँ हाँ, तो उस पर जब बारिश टन 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 टन, वैसे में रिकॉर्ड नहीं हो सकता था क्योंकि नॉइज कैंसिलेशन वाला स्टूडियो तो था नहीं, जुगाड़ पे हम लोग को करना था। तो फिर हम लोग आधा घंटा 1 घंटा रुके, उसके बाद फिर रिकॉर्ड किए लास्ट अंतरा रिकॉर्ड करने के बाद फिर रिलीज हुआ। एक मेरा दोस्त है रामनाथ चौधरी जी, वो हमेशा मुझे कहते, मैं कहता था कोई नौकरी वोकरी लगा दीजिए, क्या मैं ये फालतू का काम, तंग आ चुका हूँ ये गायकी वायकी से। तो वो बोले नहीं, अब जो भी है मैं आपका हेल्प करता हूँ, मैं आपका हेल्प करूँगा, आप कीजिए, जो जहाँ तक होता है मैं करूँगा। लेकिन क्या होता है कि अपना भी स्वाभिमान होता है। जी बिल्कुल जी सही। जी, तो वो चीज़ तो ठीक है, सामने वाले कहते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन मैं वो चीज़ करूँ ये मुझे नहीं भाता कहीं ना कहीं। तो मुझे तो यही था कि कोई नौकरी वोकरी करूँ। और क्या है कि जो मैंने क्वालिफिकेशन जो मेरा है, तो मैं भी मास कम्युनिकेशन से ग्रेजुएशन किया मैंने विद्यापीठ से, बनारस से। अच्छा अच्छा। जी जी, बी म्यूज़ किया है, उसके बाद नेटवर्क इंजीनियरिंग किया है कंप्यूटर से। तो किया तो बहुत कुछ, आपने तो बहुत बड़ी अचीवमेंट कर रखी है। जी जी, लेकिन बताई कभी नहीं है आपने, शेयर नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, तो उस टाइम में मुझे प्लेसमेंट मिल रहा था जॉब का, लेकिन उस टाइम जॉब नहीं किया और इसी में था भोजपुरी इंडस्ट्री, मैंने बताया। क्योंकि दिल तो किसी और जगह कनेक्ट था। बिल्कुल तो बिल्कुल। चाहते हुए भी वो चीजें हो नहीं रही। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें ऑलरेडी मैं उस टाइम नहीं, 5-6 साल एक्सपीरियंस कुछ नहीं, तो कोई भी बंदा अगर जॉब देगा भी तो कितना 12,000-15,000 यही देगा। तो उससे अच्छा तो गाना गा के ही मैं कमाता था मुंबई में, तो फिर मेरे लिए वही ठीक था। फिर भी कहीं ना कहीं था कि कोई जॉब मिल जाए तो ठीक है, जॉब करता हूँ, लाइफ सिक्योर हो जाएगी। तो फिर वैसे ही लॉकडाउन में फिर मैं आया मुंबई में, गाते गाते यहाँ पे आया, यहाँ पे गाना गाया। फिर उसके बाद 2-3 बार फिर से मुंबई गया मैं, गए। हाँ 2-3 बार गया, और माता रानी ने चाहा तो फिर मेरा ये गाना हिट हो गया, लोगों तक पहुंचा। और 2 साल के बाद पहुंचा ये गाना, मैंने तकरीबन 2019 में या 20 में शायद गाया था, और 2 साल के बाद जो है ये गाना ट्रेंड में आया। ट्रेंड में भी आया तो मुझे नहीं पता था, हाँ, लेकिन गौतम हमेशा कहते रहते थे कि ये गाना आपका हिट होगा एक दिन जो है। लेकिन आपको भी भरोसा शायद नहीं था, उम्मीद नहीं थी, उम्मीद नहीं था, क्योंकि मैं जानता था गाने तो बहुत आते हैं, लेकिन हिट हो जाए ये सब कहने में। और क्या होता है ना कि संतावना सभी देते हैं, कोई आपको ऐसा नहीं कहेगी आपका गाना खराब है, खराब भी रहेगा तो आप बोलेंगे नहीं बहुत अच्छा है, ये हिट हो जाएगा और आप सुपरस्टार हैं, बन जाएंगे सुपरस्टार। तो मुझे लगता था कहीं ना कहीं वही वाली बात है, आप बहुत अच्छा गाते हैं, ये ठीक है, क्योंकि ये सब सुन के वैसे ही हाँ होता नहीं है। तो मैं कहीं ना कहीं दिल से हाँ ठीक है मुस्कुरा के, हाँ बहुत बड़ी अच्छी बात है, ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मुझे पता था, लेकिन हो गया। और जब ये गाना अचानक से ऊपर उठा था तो आपने इस चीज को उनके साथ शेयर भी किया था कि देखिए गाना, उनको जी भी नहीं जी, पता था। मुझे नहीं पता था कि गाने का व्यू जा रहा था। मेरे एक मित्र रामनाथ जी, वो इंस्टा पे, अरे इतना गाना बन गया यार राजू, घर पे मुझे राजू कहते हैं सब, यार राजू इतना गाना आपका रील्स बन गया, मतलब इतना गाना बन गया, अच्छा देखता हूँ ठीक है। उसके बाद जो है फिर इतना व्यू चला गया, तो अच्छा इतना व्यू चला गया, फिर मैं जाके देखता इतना व्यू, फिर मैं अंकेश को भेजता था, इतना व्यू चला गया, फिर गौतम को भेजता था, इतना व्यू चला गया।
मुझे रामनाथ भेजते थे, अब मैं फिर इन लोगों को भेजता डाइवर्ट कर देते हाँ हाँ, इतना व्यू चला गया, व्यू जाते 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 बूम कर गया एकदम से गाना। और उसके बाद इन्होंने वीडियो बनाया था उसके ऊपर नेपाल में जाकर हाँ, उसके वीडियो 1.5 साल बाद वीडियो बना, ऑडियो गाना हिट है, वीडियो बाद में बना। देखिए उम्मीद जगी आप हाँ, में? इस गाने से मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद जगी। देखिए, इंसान किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ हो सकता है। जब 2 साल के बाद, हाँ 2 साल के बाद गाना हिट हो सकता है, और अच्छा है चीज़, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ भी है या कुछ भी गा दिए हैं या कुछ भी लिख दिया गया है या कुछ भी मतलब कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो म्यूजिक भी अच्छा है, गीत भी अच्छा है। और आप जिस इंडस्ट्री में है ये लोगों के सामने होता है, आपके अच्छे काम आपके बुरे काम लोगों के फ्रंट ऑफ होता है, और जॉब में क्या होता है कि वह इनसाइड होता है, ऑफलाइन होता है, लोग नहीं जान पाते हैं तो लोग उसको ज़्यादा अपनी प्रतिक्रियाओं में नहीं लाते हैं। लेकिन अब हम चाहेंगे कि आपने इस जीवन में कई सारे आलोचनाओं का सामना किया होगा जी, तो ये किस तरह से उस चीज को आप लेते हैं और सामना कैसे किया जब प्रतिक्रिया मिल रही होती है घर से, समाज से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से? जी, घर से तो मुझे कभी नहीं मिला, घर से तो मुझे हमेशा पापा मेरे सपोर्ट किए, ये मेरा सौभाग्य है। और जो भी देखिए, गाना गाने के लिए तो बचपन से ये गॉड गिफ्टेड चीज़ होता है। अगर आपकी आवाज़ है, आप अच्छा गाते हैं, उसको और आप ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं सीख के, रियाज करके, प्रैक्टिस करके, तो वो बात मैंने रखती है। हाँ, मैंने ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा, मैं पहले भी बताया था कि शास्त्रीय गायक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सीखना ज़रूरी है किसी भी संगीत के लिए, किसी भी गायन के लिए, तो सीखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। और घर से मुझे हमेशा सपोर्ट मिला है, मेरे पापा का हमेशा सपोर्ट रहा है। और जहाँ तक बात है आलोचनाओं का, तो वो तो होता रहता है। घर के लोग, मुझे याद है मैं बीम यूज कर रहा था तो गांव के लोग पूछते, ए तू अब पढ़ाई लिखाई छोड़ दली, आप गीत संगीत करे छी, आगे ना केना है तो। लेकिन ठीक है, उस टाइम मैं बीम यूज़ किया था, लेकिन मुझे पता नहीं था। अगर पता यहाँ पे बिहार में उस टाइम मैं इधर उधर हीरोगिरी करता था बीम यूज़ करने के बाद। अगर उस टाइम जो है वैकेंसी म्यूज़िक टीचर सब का आया था, खाली रह गया, लेकिन अब आ ही नहीं रहा है। और आ रहा है तो इतना फालतू ये डिग्री वो डिग्री, अब डिग्री लेने में जाऊँगा या अभी जो है वो करना है, अभी फिर घर है, परिवार है, सबको चलाना है, या अब डिग्री लेने तो मैं जाऊँगा नहीं। उस टाइम में तकरीबन 2012-14 सब में जो है मेरा कंप्लीट हो गया था, तो उस टाइम मेरा हो जाता। फिर वही, वो खैर किस्मत की बात है, वो सब होता रहता है। एक गायक का रियाज करना उसके गायकी जीवन में क्या रोल निभाता है? जी, रियाज बहुत ज़रूरी है किसी भी गायक के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जो गाना गाने के लिए जाते हैं उसी का रियाज कीजिए, ज़रूरी ये है कि आप स्वर अभ्यास कीजिए, अलंकार अभ्यास कीजिए, या जो भी राग आप सीखें उसका अभ्यास कीजिए, वो अभ्यास करेंगे। मैं आपको बता दूं, एक आज तक मैंने जितना भी गाना गाया, तकरीबन 500 से ऊपर मैंने गाना गाया है, मुझे याद नहीं है कि मैं कोई भी गाना रियाज करके गाया हूँ। लिरिक्स लेके स्टूडियो जाता हूँ, गा देता हूँ, क्योंकि मेरा ये नहीं था कि मैं अब जाके 4 दिन तक रियाज करूँ, उसके बाद लिरिक्स याद करूँ। मुझे अपने लिरिक्स याद नहीं है, ये बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, मुझे अपने लिरिक्स नहीं आई। जब मैं स्टेज करना शुरू किया उसके बाद एवे जे गोरी हमर मिथिला में याद किया मैं, उससे पहले मुझे एवे जे गोरी हमर मिथिला उसका भी लिरिक्स याद नहीं था। जब स्टेज करना शुरू किया तो उसके बाद तो याद हो जाता है करते करते जो है। और मैं जो भी गाना आज तक गाया हूँ, एक भी गाना मैंने रियाज नहीं किया है, ना ही प्रैक्टिस किया। हाँ, मेन रियाज वही मैंने रखता है जो आप सीखते हैं गुरुजी से, या जो आपको सिखाया जाता है उस टाइम जो रियाज करते हैं, स्वर अभ्यास, जो स्वर आपके गले में बैठता है, तो वही मैंने रखता है। और हाँ, गाने का रियाज भी ज़रूरी है, वो करके आप गाएंगे तो और बेहतर होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिना रियाज का आप गाइए, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ। आपकी आवाज़ जो है काफ़ी हद तक लोग समझ नहीं पाते हैं कि आप हैं या फिर उदित नारायण जी हैं, यानी सीधा सा मतलब है उनके आवाज़ से आपकी आवाज़ मिलती जुलती है। इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? नहीं, टिप्पणी नहीं है मतलब क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, एक्चुअली क्या है, आवाज़ तो खैर कहीं ना कहीं मैं हिंदी गाना शुरू से ही सुनता था और एब्जॉर्ब करता था हिंदी इंडस्ट्री को। शुरू से ही मुझे हिंदी गायक बनने का शौक़ था, और मैं कुमार सानू जी, किशोर दा, उदित नारायण साहब, इन सबको हमेशा सुनता था। कहीं ना कहीं वो आ जाता है। बाकी नकल वाली बात नहीं कि मैं नकल करता हूँ, मैं गाता हूँ अपने अंदाज में और वो हो जाता है, वो एक भगवान का कह सकते हैं देन। बाकी नकल करना चाहूँ तो नकल तो कुमार सानू का भी कर सकता हूँ। कुमार सानू आपने नकल नहीं की, आपकी आवाज़ मिलती है। जी जी, आवाज़ मिल जाती है। आपने चाहा नहीं नकल करना, लेकिन वो आप में है। जी जी जी, आवाज़ है वो चीज़। बिल्कुल बिल्कुल, तो कुदरती है, तो इसमें नकल जैसी कुछ नहीं है। नहीं, नकल तो मैं बिल्कुल बिल्कुल। हमने कमेंट आपके पर है कि कई सारे लोग
फर्स्ट टाइम में समझ ही नहीं पाए कि आवाज उदित नारायण जी की है या फिर राजीव रंजन जी की है। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपने और भी बहुत देखा सारे होगा। लोग तो ये समझते थे कि जैसे उदित नारायण जी गाए हैं और उसके बाद गाए हैं तो ठीक है, लेकिन एक सन्नू कुमार जी गाए हैं, शायद नेपाल का कोई गायक है, सन्नू कुमार नहीं है। बहुत लोग मुझे ये भी बोले कि सन्नू कुमार गाते हैं, लेकिन आपके आवाज़ में जो सादगी है और उनमें बहुत डिफरेंस है। जो भी म्यूजिशियन जो भी जिस भी कार्यक्रम में मैं जाता हूँ तो वो लोग ऐसे बोले, वो भी अच्छा गाते हैं, लेकिन जो बात है वो तो खैर दूसरी बात हो गई। जी दोस्तों, हम वीडियो में, इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप मिथिला वर्णन हम छी मिथिला धाम के मुखरा गुनगुना दें। जी जी बिल्कुल, लेकिन इससे भी इसका एक हिस्सा है, मैं सोचूंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल शेयर करें। ये प्रकाश झा जी का रचना है हम छी मिथिला धाम के। और जहाँ तक देखिए एक मेरे में खराबी है, कह सकते हैं कि जो अच्छा है उसको अच्छा कहना, जो खराब है उसको खराब कहना मेरी आदत है। तो एक गाना था उस पर, वो बहुत मतलब ये गायक गाए हैं, ऐसे गाए हैं, वैसे गाए हैं। मैं जब सुना बहुत अच्छा संगीत था, बहुत अच्छा लिरिक्स था, लेकिन गायकी सुन के मुझे अजीब लगा। बोला कि आप लोग मतलब ऐसे स्तर के लोग मतलब इस तरह से अगर करेंगे तो मज़ा कैसे आएगा, कहाँ गायकी है, क्या है, मुझे बताइए। कमेंट में मैंने किया, जैसे सभी मेरे गाने में अपना प्रतिक्रिया देते हैं। उस पर बहुत बड़े बड़े सिंगर उदित नारायण साहब, सुरेश वाडकर जी, अनुराधा पंडवाल, अलका याग्निक जी, मोहम्मद अजीज साहब सब गाए थे उस चैनल पे। तो कहीं ना कहीं मैं उनको फॉलो करता था। तो फिर वो कमेंट में प्रतिक्रिया दिया, अपना कमेंट डिलीट कर लीजिए। मैं बोला कमेंट तो डिलीट नहीं करूँगा मैं, जो है वो है। तो बोले कि आप कैसे, कौन हो, कैसे गाते हो, आप गा के दिखा दो। फिर मैं गा के दिखा दिया। तो उसके बाद वो मुझे वो बोले ठीक है, अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छा गाते हो आप मेरा एक गाना गा दीजिए। उदित नारायण साहब के लिए ये गाना मैंने रखा था, तो आप गा दीजिए मिथिला वर्णन। तो मुझे खुशी हुई, कहीं ना कहीं मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और मैंने फिर गाया। फिर मैंने कमेंट डिलीट कर दिया, वो जो भी था मेरा। यानी कि आपकी गाने के पीछे जो भावना रही, आपकी इंटरव्यू के माध्यम से ही लोग समझ पाते हैं, देख पाते, जान पाते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है लोगों तक पहुंचने का, उसके दिल तक जाने का। बिल्कुल। फिर हम चाहेंगे आप गुनगुना दें। जत शिव के कहे छन उगना, जत शिव के कहे छन उगना, और पहुना राम के हम गर्व कोना नहीं करिए, हम छी मिथिला धाम के हम गर्व कोना नहीं करिए, हम छी मिथिला धाम के। आपके गानों को बड़े बड़े मंच बड़े बड़े कलाकार लोग जिन्हें मानते हैं, उन्हें गाया और अपने तरीके से गाया। जी, और उस गाने ने भी बहुत सारा प्यार पाया, काफी सुर्खियां बटोरी। इस अनुभव को आप किस तरह से लेते हैं? एक्चुअली क्या है कि कोई भी कलाकार अगर मेरे गाने को गाते हैं, ये कलाकार के अलावा भी कोई गाता है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये किसी भी सिंगर के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसके गाने को कोई गाता है, गुनगुनाता है, या उसका गाना कहीं बजता है। तो इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती मेरे लिए। क्योंकि अक्सर गायक जो है खुद का गाना लाइव शो में गाना प्रिपेयर करते हैं या फिर दूसरे भाषी क्षेत्रों का गाना गाते हैं जिनसे उनका लिंक नहीं होता है, कंपटीशन नहीं होता है। लेकिन आपका अगर गाना मैथिली क्षेत्र में मैथिली कलाकार गा रहे हैं तो ये गर्व की बात है आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल गर्व की बात है। और कहीं ना कहीं देखिए, जहाँ श्रोता जो होते हैं, मुझे एक दिन कॉल आया था कि ऐसे ऐसे देखिए राजीव भैया यहाँ पे प्रोग्राम है, और बड़े स्टार ही थे वहाँ पे, मैं नाम नहीं लूँगा। हाँ, तो वो वीडियो कॉल करके मुझे दिखाए यहाँ पे अब एवे जोगोरी हमारे मिथिला में बजेगा। मैं बोला अरे निश्चय आप लोग बजाइए, तो मेरे लिए अच्छी बात है, क्यों नहीं। तो फिर वो बोले अगर नहीं गाएगा ये गायक तो इसको मैं यहीं पे आज मारूंगा सब मिल के। बोले नहीं ये सब कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। मैं बोला देखिए ये सब कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है, अगर आप आज उनको ऐसे करेंगे तो कहीं कल मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब कहीं ना कहीं, लेकिन फिर वीडियो कॉल पे मुझे दिखाया अरे आपका गाना गा रहे हैं, बहुत अच्छी बात गा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कहीं ना कहीं मेरे लिए। और जो भी श्रोता होते हैं तो वो तो भगवान होते हैं, उससे बड़ा कुछ है नहीं। आपके गाने से आपकी सादगी झलकती है, तो इस पर आपके परिवार, समाज, मित्रगण और रिश्तेदारों का क्या भावना रही है, क्या प्रतिक्रिया रही है आपकी सादगी को लेकर के कि भैया आपका गाना कहीं से भी हमें चोट नहीं पहुंचाती है कि ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे गाँव के हैं, मैं नहीं जानता हूँ, तकलीफ नहीं देता है? बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक गाने की बात है तो मैं बचपन में जब गाता था तो पतला आवाज़ था। मुझे कहीं ना कहीं, मैं बताया था आपको कि बॉलीवुड टाइप का मुझे गाना पसंद था, और मैं चाहता था कि मेरा आवाज़ बोल्ड हो, जैसे किशोर दा गाते हैं, मन्ना डे साहब गाते हैं, या कुमार सानू गाते हैं। आपने फॉलो भी किया तो हो? हाँ, लेवल ही अलग है। जी 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 बिल्कुल।
तो वही तो मैंने तो कहीं न कहीं फिर मेरा, देखिए आप जो सोचेंगे ना वो हो जाएगा आपके साथ। मैंने सोचा था, बचपन में सोचा था कि मेरा आवाज़ ऐसा हो। पहले मैं राम बाबू झा जी का गाना गाता था, सुनहक मामा हो किया करेल हक कनिया मोट मलंग, टमटम हमार तूफान सब कियो चले चलो। मैं उनका गाना बचपन में गाया है 1-2, अभी अब तो याद नहीं है मुझे। और मैंने गाना गा के प्राइज़ भी उस पर, अच्छा, प्राइज़ भी मिला? जी जी जी। तो कहीं ना कहीं, लेकिन उस टाइम बहुत बच्चा था, मैं बहुत छोटा था, 1-2 सब में पढ़ता हूँ। अच्छा। जी, तो उसके बाद फिर कहीं ना कहीं फिर मैथिली से बहुत दूर, उसके बाद हिंदी भोजपुरी इसी सब, फिर बाद में माँ जानकी का आशीर्वाद मैथिली में आया और फिर एक मेरा गाना हिट हो गया। और भी गाना लोग सुनते हैं, अभी कन्हैया जी का गाना है बहुत सारा मेरे चैनल पे और उनका गाना जैसे कंटिन्यू अभी आ रहा है, कन्हैया तिवारी जी हैं जी। आप अपने जीवन में आदर्श किन्हें मानते हैं और निजी जीवन में महत्व सबसे ज़्यादा किन्हें देते हैं और क्यों देते हैं? जी, आदर्श जहाँ तक बात है, आदर्श तो जो है मैं कुमार सानू जी को, विनोद राठौर जी को और उदित नारायण साहब को, और महत्व मैं अपनी फैमिली को देता हूँ। फैमिली में हम चाहेंगे अगर आप शेयर करना चाहें। जी, पापा को मैं सोच देता हूँ। जी जी। और उन्होंने आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाया है, शायद वही वजह है कि हम दोनों यहाँ पे बैठे हैं, चर्चा कर पा रहे हैं। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि राजीव जी जो है एक शिव नचारी गुनगुना दें। जी, शिव नचारी खुशबू अंशु जी का एक लिखा हुआ है, मधुबनी में ये गाना बहुत वायरल है, बहुत चलता है। शरण में लौना अहि के शरण में लौना, हाँ शरण में लौना अहि के शरण में लौना, सहल न जइया विपैत के भार, बाबा शरण में लौना, सहल न जइया विपैत के भार, दानी शरण में लौना। हम चाहेंगे अगर आपको तकलीफ ना हो जी जी तो इस गाने को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। जी जी। आहा छियंतरयामी दुख की कहू योदानी, आहा छियंतरयामी दुख की कहू योदानी, सबटा जनै छी ना, सबटा जनै छी ना, सहल न जइया विपैत के भार, बाबा शरण में लौना। आप अश्लील गाना क्यों नहीं गाते हैं? जहाँ तक बात है, मैं आपको बताया था कि अगर सबसे पहले आज के डेट में तो बहुत सारे सिंगर हो गए, बहुत सारे गायक हैं, और मेरा मानना है कि अगर आप अच्छा गाते हैं और अच्छी आवाज़ है भगवान का दिया हुआ, तो आप अच्छा गाते रहिए, कहीं ना कहीं भगवान जरूर देखेंगे आपको, अश्लील गाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अक्सर जब लोग अच्छा गा के जी कुछ कर नहीं पाते हैं, आवाज होने के बावजूद, राइटर होने के बावजूद, तो वह जो है इस फील्ड में आते हैं और बाद में एग्जाम्पल भी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर नहीं गाता तो नहीं यहाँ पहुँचता। हाँ, आप नहीं आते, तो इस चीज को आप कैसे लेते हैं? मैं देखिए, अभद्र या अश्लील गाना, मुझे आज भी याद है, एक गाना था भोजपुरी वाला, जब मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में था, गन्ना के रस ढोरी में जाता किना वाला गाना था। वो सिंगर सब आया था स्टूडियो पे, भरत शर्मा जी का स्टूडियो था। उन्होंने बोला कि भैया मेरे साथ आप गाना गाइए, तो मैं बोला ठीक है गाऊंगा गाना, उसके लिए कोई बात नहीं है। तो फिर वो गाना गाने जब गया तो उसको मुखरा गाने में लग गया 2 घंटा। तब उसके साथ मैं क्या गाना गाऊंगा? फिर वहाँ से मैं कॉलेज चला गया, बोला कि भाई माफ़ करना, मैं नहीं गा सकता। तो मतलब ऐसी ऐसी बात है, गाना गाने के लिए सभी गाते हैं, लेकिन जो भगवान के दिया हुआ, भगवान के द्वारा जो गिफ्ट दिया गया है, आप अंदर से उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि आपका रहन सहन पारिवारिक जो है वो उस तरह का रहा ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। शायद वही वजह है कि आप अभी तक भले ही छोटा मोटा बड़ा छोटा जो भी होता रहे आपके जीवन में, आपने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन आपने भटकना चूज नहीं किया। अभी वर्तमान आपका रिलेशन स्टेटस कैसा है, क्या है? रिलेशन स्टेटस एक्चुअली मैं शादीशुदा हूँ और अपने बीवी बच्चे फैमिली परिवार माता पिता के साथ खुश हूँ, और ऐसे ही जी। एक गायक बनना आपकी नज़र में कितना कठिन है और कितना आसान है? हाँ, गायक बनना देखिए कठिन
जहाँ तक गायक बनना एक तपस्या है। गायक बनना या जो गायक थे या जो गायक हैं, पहले में आज में बहुत अंतर है। तपस्या है, बहुत तपस्या करना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। मुझे आज भी याद है, आज मैं खुद का स्टेज शो करता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, लोग आते हैं, प्यार स्नेह आशीर्वाद देते हैं। और एक टाइम था जब मैं स्टेज पे जाता था तो मुझे लोग भगा देते थे, गाने नहीं गे देते थे। ऐसा नहीं था कि मैं गाता नहीं था, गाता था, लेकिन देखिए कहीं कहीं अगर कुछ बुरे इंसान होते हैं तो उनके साथ कुछ अच्छे इंसान होते हैं। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मुझे कोई एंकर ऐसे था, मैं स्टेज के पीछे रो रहा था। मतलब जब से प्रोग्राम शुरू हुआ वो हाँ मौका दूंगा, बंगाल में था मैं उस टाइम। मौका देते देते वो मौका कुछ दिए नहीं, बहुत सारे स्टेज पे से मुझे भगा दिया गया या उसमें मुझे गाने नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी मैं जाता रहा। और ऐसे ही कहीं ना कहीं अगर कुछ बुरे इंसान होते हैं तो उसके साथ कुछ अच्छे इंसान भी भगवान भेजते हैं। तो उसमें से कुछ लोग थे जो एक आध गाने मुझे या एक अंतरा या कुछ भी ऐसे। मैं बनारस में ही प्रोग्राम करता था तो बहुत सारे सिंगर के साथ गया था। तो कहीं ना कहीं सिंगर को ये डर रहता है अगर इसका माहौल बन जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं मैं साइड हो जाऊंगा। तो वहाँ मुझे भी याद है कि मैंने मुखड़ा गाया था, उसके साथ गया था प्रोग्राम में, और वो पॉपुलर सिंगर था बनारस का। तो मुझे सिर्फ मुखड़ा तक गाने दिया, उसके बाद बोला बंद करो। फिर मैं बंद किया, उसके बाद जीवन में कभी उसके साथ गया ही नहीं और कुछ नहीं। ये सब ऑडियो जमाने की बात है, ऑडियो उस टाइम चलता था। आज माता रानी माँ जानकी के आशीर्वाद से, मिथिला वासियों का स्नेह प्यार से आज मुझे खुद का स्टेज मिलता है, खुद प्रोग्राम करता हूँ। ये सब तो सभी के साथ होता है, सभी सिंगर के साथ होता है और हर फील्ड में होता है। जी, हर फील्ड में ये सब चीज़ होता है। कोई पहुंचा आदमी कभी नहीं चाहेगा कि ये हमसे आगे निकले या फिर हमारे साथ खड़े हो जाए, पीछे ही रहे। तो वो सबको सफर करना होता है, आपने भी किया। राजीव रंजन जी, एक गाना हमारे समाज के बीच किस प्रकार से अपना प्रभाव छोड़ती है? जी, गाने का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे समाज के लिए। या कोई गाना हो या कोई फिल्म हो तो हमेशा किसी भी एक्टर को या किसी भी गायक को ये ध्यान में रख के उस चीज़ को गाना चाहिए जो इससे कलाकार, कोई भी कलाकार समाज का आईना होता है और वो अपना रोल मॉडल कहीं ना कहीं कोई किसी को मानता है। कोई भी जो भी हमारे श्रोता हैं, जो भी स्नेही हैं, जो भी हमें प्यार करते हैं, तो हमें मैं अगर कुछ अच्छा करता हूँ तो वो ज़रूर कुछ अच्छा ही करेंगे। अगर मैं बुरा करता हूँ गाने गा के या फिल्मा के, तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं वही चीज़ बैठ जाएगा। तो कहीं ना कहीं गाने और फिल्म जो भी है हमारे समाज में, तो उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करें ताकि हमारे जो भी स्नेही हैं, जो भी प्रेमी हैं, वो भी हमारे साथ साथ हमको देख के अच्छा करें। आपका नाम राजीव रंजन है और कोई ऐसा नाम भी होगा जो परिवार वाले प्यार से आपको बुलाते होंगे, या फिर राजीव रंजन जो है ये दो नाम लगते हैं, इस पर आप कुछ बोले तो शायद। जी, मेरे घर का नाम राजू है जी, राजू करके सब मुझे बुलाते हैं। मेरे जो आसपास के पड़ोसी हैं या जो घर के लोग हैं तो वो राजू करके बुलाते। और राजीव रंजन मेरा बचपन से ही सर्टिफिकेट नाम है, राजीव रंजन चौधरी। और राजीव रंजन चौधरी मेरा सर्टिफिकेट, तो मैं तो यही समझता हूँ कि जो मेरा सर्टिफिकेट नाम है वो है। अगर मुझे पहले पता रहता तो मैं कुछ यूनिक नाम रखता, राजीव रंजन रॉक या राजीव रंजन फॉक या राजीव रंजन कुछ भी ब्ला 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 जो भी चीज़ है, तो ऐसे। लेकिन मुझे पता नहीं था इतना कुछ कि नाम कुछ यूनिक रखूं। ये मेरा सर्टिफिकेट नाम है राजीव रंजन, तो राजीव रंजन मैंने अपना नाम दिया। बाकी नहीं, राजीव रंजन आपके चेहरे पे, आपके सादगी पे भी फिट बैठता है अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट करें। और पहला आपका स्टेज शो मिथिला क्षेत्र में कब हुआ था और किनकी वजह से हुआ था, और वो कैसा एक्सपीरियंस देखे गया? पहली बार लोगों के सामने मिथिला क्षेत्र में रहे होंगे आप। जी, पहला स्टेज शो मेरा दुर्गा पूजा में हुआ था, जिसमें कब की बात रही होगी, किस साल की? देखिए, मैथिली में तो स्टेज शो मैंने किया है, बहुत पहले किया है, लेकिन मेरा खुद का स्टेज शो जो मेरे नाम पे आया है, हाँ, मेरे बैनर के तले आया है। मैं जो दूसरे का किया वो तो मुझे याद नहीं कि कौन सा किया। खुद का हम पूछ रहे हैं। खुद का जो मैंने किया था वो स्टेज शो मैं राढ़ी में किया था, और किन्हीं के बदौलत वो नहीं आया था, वो ऊपर वाले की बदौलत आया था। मेरा प्रोग्राम आया था, वो राढ़ी में किया था, और मेरा वो खुद के बैनर का पहला मेरा स्टेज शो था, जिसमें वहाँ पे मैं गया और सब कुछ फाइनल हो गया था। उसके बाद वहाँ के जो कार्यकर्ता थे, जो कमेटी थे, वो बोले कि भैया आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छी आवाज़ है, लेकिन आपका परफॉर्म अच्छा नहीं रहता। परफॉर्म कहने से मतलब जो देखिए क्या है ना कि गायकी के अलावा मैथिली में है, आप गायकी के अलावा परफॉर्मेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो कूदिए आप स्टेज पे, लोगों के बीच कनेक्ट होना, हाँ कनेक्ट होना, चाहे डांस करके कीजिए या कूद के कीजिए, या
अपने तरीके से कीजिए, शर्ट खोल के यानी कीजिए, गाना गा भी रहे तो मनोरंजन भी कीजिए। हाँ मनोरंजन भी कीजिए, अल्लाह रुदुल टाइप जैसे कुछ होता है वैसे वो जरूरी है करना। तो फिर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठा, कहीं ना कहीं अगर मैं अच्छा गाता हूँ और अच्छा गा रहा हूँ, सरस्वती जी का वरदान है, मैं ये अच्छा कर रहा हूँ तो मैं भी कर सकता हूँ जो सभी करते हैं। फिर मैंने माइंड मेकअप किया कि टेंशन मतलब राजीव रंजन अगर ज़रूरत पड़ी तो टी शर्ट खोल के गंजी पे भी डांस करेगा। फिर मैंने उनको बोला, सांत्वना दिया कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आता हूँ, आप मुझे करने दीजिए, उसके बाद जो जैसे होगा आप कीजिएगा। उस दिन फिर गया, माता रानी के आशीर्वाद से बहुत ज़बरदस्त रहा। और जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है तो जो परफॉर्मेंस लोगों को चाहिए मैं भरसक कोशिश करूँगा कि उनको दूँ। जो भोजपुरी में होता है वही उनको चाहिए तो मैं वही दूंगा, लेकिन दूंगा जब मैं गा सकता हूँ तो परफॉर्मेंस भी। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आपके साथ कोई प्रोग्राम करना चाहे, करवाना चाहे तो क्या प्रक्रिया है वो अपनाएं, आप तक पहुंच पाए? क्योंकि आम लोग हम ही पहुंच पाए हैं, तक कई प्रक्रियाओं से आप तक पहुंचे हैं, तो आम लोग आप तक कैसे पहुंच सकते हैं? जी, मेरा यूट्यूब चैनल है राजीव रंजन म्यूजिक, राजीव रंजन ऑफिशियल। उस पर मेरा नंबर है, मेरा फेसबुक पेज है, फेसबुक है, मेरा मोबाइल नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप मेरे तक पहुंच सकते हैं। कई बार जो आम आदमी है वो दूर से सोचता है बहुत पैसा लगेगा तो ये हमारे बजट में नहीं आ पाएगा, तो आप एक कंक्लूजन दे दीजिए कि इतना से इतना तक में एक गायक जो है, मैथिली गायक आप ही नहीं कोई भी जो है प्रोग्राम करता है। नहीं कुछ देखिए, हम लोग स्नेह के भूखे हुए हैं, स्नेह प्यार के भूखे हैं। पैसा मैंने नहीं रखता और पैसा हर जगह मैंने नहीं रखता, स्नेह प्यार मिलना चाहिए, बाकी प्रोग्राम तो आता रहेगा और जाता रहेगा, उसके लिए कोई बात नहीं। जब आपका गाना हिट हुआ था एवेजे गोरी हमर मिथिला में, तो उस कमेंट में कई सारे ऐसे कमेंट हमने देखे जो लोग जानना चाहते कि आप कहाँ के हैं। तो आज पहली बार ऐसा होगा कि आप फ्रंट ऑफ बोल रहे होंगे जी अपने एड्रेस के बारे में। हाँ, इस गाने से बहुत लोग मुझे समझते थे पहले कि मैं नेपाल से हूँ, नेपाल से, क्योंकि उन लोग को लगता है कि नेपाल के लोग ही अच्छा मतलब गाते हैं। हाँ, इसलिए कमेंट में मुझे नेपाल होने पर गर्व है, नेपाली होने पर गर्व है, ऐसा कुछ कमेंट आ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, खैर कोई बात नहीं है, वो जिला मैंने नहीं रखता या स्टेट मैंने नहीं रखता। और उसके बाद बहुत लोग समझते हैं कि मैं सहरसा जिला से भी हूँ, क्योंकि टुटतो गुमान सहरसा जिला में, लेकिन मैं दरभंगा जिला से बिलोंग करता हूँ। दरभंगा जिला से मैं सुपौल बिरौल है, सुपौल बिरौल के डुमरी गांव में मेरा गांव है, वही मेरा घर है। तो डुमरी से मैं बिलोंग करता हूँ, सुपौल बिरौल, दरभंगा जिला मेरा घर हुआ। दोस्तों पॉडकास्ट में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि राजीव रंजन जी एक गाना जो है अपने मधुर आवाज में गुनगुना दें। खता तो जब होके हम हाल दिल किसी से कहे, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। अमीर तू है, अमीर तू है तो इतना मुझे बता दे सनम, गरीब मैं हूँ मगर ये मेरी खता तो नहीं, गरीब मैं हूँ मगर ये मेरी खता तो नहीं। आप इस चीज को फील करके गाते हैं, शायद वही वजह है दूसरे तक वो कनेक्टिंग होता है और पहुंच पाता है। हम इस चीज को भी फील कर पा रहे हैं, या फिर कोई ऐसा बात तो नहीं है जो आप स्ट्रगल पीरियड में रहे होंगे कि के साथ आपका ऐसा संबंध जुड़ा होगा और वो यादें अभी तक जिंदा है, शायद वही कसर जो है गाने के थ्रू निकलता है? अगर आप चाहें। ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्चुअली कॉलेज टाइम था। तो कॉलेज में जैसे मुझे याद है जब भी मैं गाता था कॉलेज में, तो एक माहौल जैसे स्टूडियो में ना गा के या माइक पे ना गा के, मैं ऐसे ही हॉल में गाता था। ऐसा माहौल बनता था कि बनारस में मैं था, मुझे याद है कि 4 लड़के इधर 4 लड़के इधर, मुझे भी लगता था कि मैं भी हीरो हूँ ऐसा। हाँ, लड़की अगर आजू बाजू में हो तो हीरो वाली फील। उसके बाद गाना तो मैं गाता ही था, और 90s के गाने सब बैठ जाता था, क्लास व्लास नहीं करना है, टीचर सब वैसे भी मानते ही थे सब, जो भी है प्रिंसिपल जो भी। कॉलेज टाइम की बात में बताओ, कॉलेज में ऐसा तो जैसे फिल्मों में देखने को मिलता है, कॉलेज लाइफ मेरी ऐसी ही बीती है। जैसे फूल और कांटे में अजय देवगन का फिल्मी लाइफ था, लाइक जैसे ही कह सकते हैं तो हीरोगिरी बस किया। और
मैं कहीं ना कहीं अगर लेट आया इन मिथिला इंडस्ट्री में तो कहीं ना कहीं मेरी हीरोगिरी इसमें, हाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कोई भी सिंगर है या किसी को एक मुकाम मिल जाता है तो उसको वो संभाल के रखे। मैं जब भोजपुरी में था तो मैं भोजपुरी स्टारों से जुड़ गया, उनके साथ काम करने लगा या जो भी चीज़, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर आ गया कि मैं भी अब स्टार हो गया हूँ। क्योंकि जो भी जिसके साथ लोग सेल्फी लेना पसंद करते हैं, फ़ोटो खिंचवाना पसंद करते हैं, उनके साथ मैं रह रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर आया कि मैं हीरो मैं भी हूँ या ऐसा कुछ। तो बाकी वो हीरोगिरी कुछ हीरोगिरी नहीं होती, वो सब फालतू की चीज़ें हैं, मोह माया है। हाँ मोह माया है। बाकी जिस पे आप कर रहे हैं, जो कर रहे हैं करते रहिए, क्योंकि अगर मैं उस टाइम कंसंट्रेट रहता तो कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में भी मैं एस्टेब्लिश आज हो जाता या कुछ करता। चलिए, बहुत बड़ी आपने फीडबैक दी, यानी सीख दी, अपना अनुभव शेयर किया कि अगर आप कहीं पहुंचना चाहते हैं तो इधर उधर ध्यान मत भटकाइए, वो माया मत पड़िए, अपने काम पे फोकस कीजिए। एक दिन आप उस जगह पहुंच जाइएगा तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, उसके लिए आपको आपके काम से जाना जाएगा। बिल्कुल। दोस्तों, अब जो है रैपिड फायर क्वेश्चंस होंगे जिनमें इनको एक शब्द में ही जवाब देना है, जिनमें आपके फेवरेट सवाल जो है इनसे जुड़े रहेंगे। आपके फेवरेट हीरो जो है हिंदी कौन से हैं? गोविंदा। और भोजपुरी? कुणाल। वो रवि किशन जी के साथ पंडित जी बताए ना बियाह कब हुई समय वो किया था। अच्छा। आपके फेवरेट गायक हिंदी? विनोद राठौड़, उदित नारायण जी। जी। मैथिली? कुछ बिहारी मिश्र जी। या माधव भैया सब को सुन के, दिलीप दरभंगिया भैया जो है। भोजपुरी सुन के, हाँ। भोजपुरी? भोजपुरी में कल्पना पटवारी जी या विनोद राठौड़, उदित नारायण जी, यही सब है। आपके फेवरेट इंडस्ट्री जहाँ पर आप भविष्य में काम करना चाहेंगे, आपकी कुछ उम्मीदें होंगी? मिथिला इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री, हिंदी इंडस्ट्री? जी एक्चुअली मैं तो बचपन से ही हिंदी इंडस्ट्री में काम करना चाहता था और चाहता हूँ। जी। आपको कौन सी भाषाएं की फिल्में जो है सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं, पसंद है? हॉलीवुड, हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, बंगाली? जी, सबसे ज्यादा हॉलीवुड में देखता हूँ, उसके बाद साउथ इंडियन मूवी देखता हूँ। मिथिलांचल में हमारे कोई ऐसा मंच है जहाँ पर सारे मिथिला के कलाकार, चाहे वो एक्टर हो, गायक हो या फिर प्रोड्यूसर हो, वो काम करते हैं, एक मंच पर आते हैं और किसी विशेष चीजों पर अपनी बातें रखते हैं? कोई ऐसा मंच है जहाँ पर आप अपनी बातें रख सकते हैं? नहीं, ऐसा मंच नहीं है, ऐसा तो कुछ मैंने देखा नहीं है। जैसे भोजपुरी में होता है, हिंदी में होता है, ऐसा कुछ नहीं है? जी, मैंने अभी तक नहीं देखा है, हो सकता है हो, मुझे जानकारी ना। कभी आपको ऐसा मौका मिला है जो हमारे मिथिलांचल में प्रसिद्ध गायक हैं, लोकप्रिय लोग गायक हैं, उनके साथ समय बिताने का? हाँ, माधव भैया के साथ कुछ समय बिताया हूँ और दिलीप दरभंगिया भैया हैं, उनके साथ समय बिताया हूँ। अनुभव कैसा रहा? दिलीप दरभंगिया भैया के साथ अनुभव बहुत जबरदस्त था, बहुत कमाल के आदमी है। हर एक गायक का या फिर कलाकार का दो चेहरा होता है, एक नकाबपोश होता है, एक असलियत होता है, जो असलियत ऑडियंस से दूर होता है। जी, ये तो होता है, ये बिल्कुल सही बात है। हमने देखा है कि आप अपने गायकी के दौरान हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ यूनिक हो, इसके पीछे क्या मकसद रहे हैं? देखिए, क्या होता है कि जब तक आप यूनिक नहीं करेंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे, जो हो गया है उसी को करते रहेंगे तो फिर उसमें मज़ा नहीं है। कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा। तो मैं हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ और अलग लाने की कोशिश करता हूँ। हमारे मैं अभी मैथिली की बात कर रहा हूँ। एनिवर्सरी सॉन्ग, सालगिरह सॉन्ग अभी तक आया ही नहीं था। मैंने एनिवर्सरी सॉन्ग रिलीज किया है कुछ दिन पहले जी। और उस पर व्यू देखेंगे तो व्यू 1500 व्यू है, 1500 ही व्यू है। वहीं जैसे बाल गीत होता है बच्चों के लिए, तो वो बच्चों वाला गीत, बाल गीत मैंने कल रिलीज किया था, लोहड़ी कुछ महीना पहले मैंने रिलीज किया था। तो मैं मेरा ये नहीं रहता कि मैं सैड सॉन्ग आके या लव सॉन्ग आके, जो हमारे मिथिला मैथिली के कल्चरल सॉन्ग हैं, जैसे एक सीता जी का गाना मैं गाया था जो बहुत यूनिक चीज़ है, तो उस पर भी 1500 भी। बाकी क्या है कि मिथिला मैथिली में करने वाले या मिथिला मैथिली कहने वाले या अपना जो कल्चरल है वो कहने वाले बहुत आएंगे, आते भी हैं, उपदेश भी देते हैं। और फ्री में एक ही चीज़ मिलता है, वो है उपदेश, जो आपको भर भर के सब देके जाएंगे, बाकी हाथ नहीं मिलेगा। हाँ, हाथ नहीं मिलेगा, एक लाइक तक नहीं मिलेगा। हमें लगता है कि राजीव रंजन जी को अगर पता चल जाए कि बिरजू को मेरा गाना पसंद है, तो वो अपना एक लेवल मेंटेन करने लग जाएंगे कि हाँ मेरा गाना इस तरह का है तो इनको भी पसंद है, क्योंकि मैं इन्हें गुरु मानता हूँ, तो आने वाले समय में मेरा फ्यूचर ब्राइट है। तो वो चीजें आपको जताना नहीं चाहते हैं, शायद ये भी एक वजह हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। दोस्तों, हम पॉडकास्ट में आगे बढ़ेंगे, लेकिन राजीव रंजन जी से हम अनुरोध करेंगे कि उनके जहन में जो भी उनके पसंदीदा यादगार गाने हैं
हम चाहेंगे कि गुनगुना दें। जी, कन्हैया तिवारी जी का एक रचना है, बहुत ही पसंदीदा गाना है। सपने के सपना बना का, सपना के सपने बना दलिए, सपना के सपने बना दलिए, सपना जे सपना भगेले सनम, सपना में हमरा कना दलिए, सपना के सपना बना का, सपना के सपने बना दलिए, सपना के सपने बना दलिए। कभी किसी रिश्तेदारी में गाना गाने का मौका मिला है अपनों के बीच? हाँ, जब छोटा था तो। अच्छा, अभी वर्तमान समय में नहीं मिला है? रिश्तेदारी में तो फिर अब तो वही, अब नहीं होता नहीं कि हमारे जीजाजी, हमारे भाई, हमारे फूफा जी ये हैं गायक हैं, गर्व से बोलते होंगे इन्होंने ये गाना गाया है, आपको सुनवाते हैं, ऐसा कुछ माहौल बन रहा है? हाँ, मेरे गांव के कुछ लड़के हैं, वो जो मुंबई में, दिल्ली में कहीं भी रहता है, तो वो बोलते हैं कि ये मेरे गांव के हैं, मेरे भैया हैं, तो वो लोग कॉल करते हैं तो अपने दोस्त से बात करवाते हैं, ये मधुबनी के हैं भैया, ये यहाँ के हैं, तो ये महाराष्ट्र के। यहाँ तक मैं बताता हूँ, मेरा जो ये गाना है, ये मिथिलांचल के अलावा, मिथिला के अलावा अदर स्टेट के लोग सब सुनते हैं और बहुत पसंद से मुझे कॉल करते थे। उसमें मेरा नंबर था, एवे जेगोरी हमारे मिथिला में ऑडियो सॉन्ग जो है उस पर मेरा नंबर है, वो मेरा पर्सनल नंबर है, तो उस पर कॉल आता था मुझे और कहते थे कि क्या बात है राजीव जी, आप अपने मैथिली के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हम लोग के लिए भोजपुरी में कुछ ऐसा कीजिए कि सब एकदम से गंदगी फैला के रख दिए हैं। मतलब ऐसे ऐसे पहचान बन गई। हाँ, वो झारखंड से फोन आता था, भोजपुरी। झारखंड में भी मैथिली टाइप की भाषा है? जी जी जी, महाराष्ट्र से, साउथ इंडियन सब फोन करते थे मुझे। अच्छा, साउथ इंडियन, हाँ, साउथ इंडियन भी फोन करते थे मुझे, नंबर लेके जो है। उन लोग का थोड़ा सा साउथ इंडियन हिंदी बोलने का भी तरीका थोड़ा अलग। समझ कैसे पाते थे? हिंदी बोलते थे वो, लेकिन अंदाजा। फिल्मों में जैसे सुनते उस तरह से बोलते होंगे? नहीं, फिल्मों में तो हिंदी डब्ड आप सुनते हैं। नहीं, हिंदी फिल्मों में साउथ इंडियन कैरेक्टर को जब लिया जाता है, हाँ, उससे भी भद्दा बोलते हैं, क्योंकि तो फिर भी लेकिन हंसी आ जाता होगा शायद। हाँ, वो तो फिर भी ट्रेंड रहता है। हाँ, रहता है भाषाई क्षेत्र, उसमें हिंदी में लोग हो जाते हैं। अच्छा, जब स्टेज पे होते हैं या फिर स्टूडियो में होते हैं, तो जो फीमेल आपकी को स्टार होती है, जिसके साथ आप डुएट गा रहे होते हैं, तो तालमेल कैसे बैठा होता है? तालमेल तो ऐसा नहीं है, जो भी सॉन्ग है, तो जैसे मेरा जो लाइन है मैंने गाया और जो फीमेल सिंगर गाया वो गाए। मेरा 110% रहता है कि कोई भी सॉन्ग है तो मैं उसमें अपना फील दूं। जब तक फील नहीं दूंगा तो सामने वाले को नजर तो होना ही चाहिए, उसको लगना चाहिए यहाँ। जी जी। तो मैं कोई भी गाना गाता हूँ तो फील के साथ कोशिश करता हूँ कि गाऊँ, ताकि चाहे वो भक्ति गाना हो या सैड सॉन्ग हो या रोमांटिक सॉन्ग हो, लगना चाहिए दिल में जाके। जी, तो ये मैं। राजीव जी, हम चाहेंगे कि एक दो मुखरा और हो जाए तो। आबू लगे छिकिया रानी, साथ में पढ़े दुनू प्यार के कहानी, साड़ी में सजल मिथिलानी, सुनर बड़ साड़ी में हमर मिथिलानी, रोपेछ परी के ये फूल के जुआनी, दुधिया गोराई गाल तिल बानिसानी, साड़ी में सजल मिथिलानी, सुनर बड़ साड़ी में हमर मिथिलानी। मिथिला की बात हो रही है तो माँ जानकी के प्रति आपका जो वर्णन चाहेंगे गुनगुना दें। एहन पतित केर आही पति राखू, हे महारानी सिया, एहन पतित केर आही पति राखू, हे महारानी सिया। अभी आपका गणपति बप्पा के प्रति जो है एक गणपति वर्णन आया है। करै छी वंदन गौरी नंदन गणेश के,
करै छी वंदन गौरी नंदन गणेश के, विघ्न विनाशक जे हारै छथि कलेश के, विघ्न विनाशक जे हारै छथि कलेश के, करै छी वंदन गौरी नंदन गणेश के। तो दोस्तों हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं और आखिरी सवालों में से एक सवाल कि जो नए कलाकार इस फील्ड में आना चाहते हैं गायकी के क्षेत्र में, तो उन्हें आने से पहले क्या तय करना होगा ताकि आने के बाद बीच मझधार में वह फंसे ना, क्लियर ना हो फ्यूचर को लेकर के। एक्चुअली क्या है कि आज के डेट में सब पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे वो छोटे कलाकार हों या मतलब उम्र उनका कम हो या कुछ भी हो, पैसा कमाना है, सभी को पैसा कमाना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि पैसा तो कमाना ही है, उससे पहले कुछ आप सीख लीजिए, कुछ रियाज प्रैक्टिस जो भी है अपने गुरु के पास जाइए, उनसे शिक्षा लीजिए। उसके बाद जहाँ तक पैसे की बात है तो वो तो भगवान चाहेंगे आप अच्छा काम करेंगे तो पैसा तो आएगा ही, लेकिन उससे पहले सीखिए आप, उसके बाद स्टेज शो कीजिए। आज के संवाद को हम यहीं पे विराम देना चाहते हैं और हम चाहेंगे कि अगर आज का यह पॉडकास्ट राजीव रंजन जी के साथ हमारा आपको पसंद आया है तो इनके प्रति जो भी आपकी भावनाएं हैं, आपने इनके गाने सुने हैं, जो भी सवाल पूछना चाहते हैं जो हमने नहीं पूछे हैं, तो कमेंट करिए। हो सकता है यथासंभव ये जाकर के जवाब देंगे या फिर इनके तरफ से हम दे देंगे। जी। और ऐसे ही कलाकारों से, ऐसे ही महानुभावों से, ऐसे ही अतिथियों से आगे भी आप मिलते रहना चाहते हैं, उनसे सीखते रहना चाहते हैं और अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पेज को फॉलो कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए स्पेशल पॉडकास्ट में नए मेहमानों के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।